Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will discuss on 20 questions of English literature with practice set 32. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें. Do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question. Who uses the pansies as the symbol of sad thoughts and violets of modesty and innocence in one of his poems? P.B. Shelley. तो पैंसिस को किसने सैड थॉट्स के सिंबल के रूप में यूज़ किया है और वायलेट्स को मॉडेस्टी एंड इनोसेंस के सिंबल के रूप में यूज़ किया है? तो वो है पीबी शैली. याद रखेंगे, सैड थॉट के सिंबल क्या है? पैंसिस, और मॉडेस्टी एंड इनोसेंस के जो सिंबल्स हैं वो है वायलेट्स. तो इसको किसने यूज़ किया? पीबी शैली ने यूज़ किया है. क्वेश्चन नंबर 2. एंड इट इज़ माई फेट that every flower enjoys the air it breathes. Who holds this faith? यहाँ पे एक फैथ की बात कही है, तो जो पोएट है वो माई फैथ बताते हैं कि एंड इज इट्स माई फैथ. यहाँ पे एंड होगा, स्पेलिंग मिस स्पेल्ड हो गया, तो देखेंगे एंड इट इज़ माई फेथ दैट एवरी फ्लावर इंजॉयज द एयर इट ब्रीथ्स. तो ये किसकी फैथ है, किसके बारे में ये बात कही जा रही है? वो पोएट कौन है जिन्होंने ये बात कही है? तो वो है विलियम वर्ड्सवर्थ. Question number 3. What has been addressed as a cloud of fire, an embodied joy, a golden glowworm, a rose empowered in green leaves, and a poet hidden in the light of thought, skylark. ये सारी बातें किसके लिए यूज़ किया गया, किसको एड्रेस किया गया इन सारी बातों में? क्लाउड ऑफ फायर, अनएम्बॉडीड जॉय, अ गोल्डन ग्लो वॉर्म, अ रोज एम्पावर्ड इन ग्रीन लीव्स. ये सारी बातें जिसके लिए यूज़ की गई है. और पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, ये स्काईलार्क के लिए बात की गई है. क्वेश्चन नंबर 4. हु हैज़ बीन सेड टू कंबाइन पैंथिज्म एंड प्लेटोनिज्म इन हिज नेचर पोएट्री? तो वो कौन है जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने नेचर पोएट्री में पैंथिज्म और प्लेटोनिज्म को प्रेजेंट किया है कंबाइन रूप में? तो वो है पीबी शैली. तो पीबी शैली ने पैंथिज्म और प्लेटोनिज्म का यूज़ किया अपने नेचर पोएट्री में. क्वेश्चन नंबर 5. शैली राइट्स इन एडोनिस a portion of the loveliness, which one he made more lovely? Who does he refer to in these lines? तो यहाँ पे शैली जो है, एडोनिस इनका वर्क है जो कि किड्स के ऊपर इन्होंने लिखा है. तो यहाँ पे इन्होंने ये खूबसूरत सी लाइन लिखी है, अ पोर्शन ऑफ द लवलीनेस विच वंस ही मेड मोर लवली. तो यहाँ पे ही किसके लिए यूज़ किया है शैली ने? तो वो ही है जॉन किड्स, बिकॉज किड्स के लिए ही इन्होंने ये वर्क एडोनिस लिखा था किड्स की डेथ पर. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द नेचर पोएट्स हैज़ बीन सेड टू बी इंडोर्ड विथ ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी? तो कौन नेचर पोएट हैं जिनके बारे में कहा गया है ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी की बात कही गई है? तो दैट पोएट इज़ जॉन किड्स. तो जॉन किड्स के बारे में ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी जो फ्रेज है इसका यूज किया गया है. क्वेश्चन नंबर 7. हु रोड द Isles of Greece, a fine appreciation of the great deeds done by the Greeks in the past? लॉर्ड बायरन. तो किसने लिखा है आइल्स ऑफ ग्रीस? लॉर्ड बायरन ने लिखा है, जिसमें जो ग्रेट डेट्स हैं, ग्रीक लोगों ने जो अच्छे काम किए, पास्ट टाइम में महान काम किए, उनके एप्रिसिएशन में लॉर्ड बायरन ने अपना वर्क आइल्स ऑफ ग्रीस लिखा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Who does the Greek god Pan fight with in Shelley's Hymn of Pain? Whom does the Greek god? यहाँ पे ग्रीक गॉड पैन की बात की गई है. जो ग्रीक गॉड पैन है वो फाइट करते हैं. शैली का एक वर्क है हाइम ऑफ पेन. तो इसमें जो ग्रीक गॉड पैन है वो किससे फाइट कर रहे हैं? वो अपोलो से फाइट कर रहे हैं. और किसका वर्क है हाइम ऑफ पेन? शैली का वर्क है. और इसमें ग्रीक गॉड के बारे में बात कही गई है. ग्रीक गॉड कौन है? पैन है, क्योंकि हाइम ऑफ पैन उन्हीं के ऊपर लिखा गया है ये, और वो अपोलो से फाइट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. हेलास अ फ्रिक्वेंट थीम इन रोमांटिक पोएट्री इज द एशियन नेम ऑफ ग्रीस. रोमांटिक पोएट्री में हेलास को फ्रिक्वेंट थीम के रूप में यूज़ किया गया है. तो ये क्या है? ये ग्रीस का एंशिएंट नेम है. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ किड्स बियर्स द मार्क ऑफ हेलेनिज्म? तो किड्स के वो कौन से पोएम्स हैं जिसमें हेलेनिज्म की बात कही गई है? तो किड्स के जिन पोएम्स में हेलेनिज्म की बात कही गई वो पोएम्स है एंडीमियन, हाइपेरियन, लामिया, ओटू क्रेसियन, ओटू नाइटिंगल, ओटू साइके.
तो ये सभी जो पोएम्स हैं जॉन किट्स की बहुत ही पॉपुलर फेमस पोएम्स है और इनमें इन्होंने हेलेनिज्म का यूज़ किया है। एंडेमियन, हाइपेरियन, लामिया, ओड टू ग्रेसियन अर्न, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू साइकी। Question number 11. The most important ballad collection of the 18th century was Relics of Ancient English Poetry. Who made this admirable collection? तो जो बैलेट का कलेक्शन है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री, जो कि 18th सेंचुरी का है। और ये किसका वर्क है? तो बिशप पर्सी का वर्क है। ये कलेक्शन है, इन्होंने क्या किया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बैलेट है उसको कलेक्ट किया है। और किस टाइटल के थ्रू कलेक्ट किया? रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री। और ये 18th सेंचुरी में इन्होंने कलेक्शन का काम किया है बिशप पर्सी ने। क्वेश्चन नंबर 12. द ओशियानिक पोएम्स विच एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ सेल्टिक एंटिक्विटी वॉज रिटेन बाय मैकफर्सन। द ओशियानिक पोएम्स जो है ये किसने लिखा है? तो इसको मैकफर्सन ने लिखा है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13. पोर्फायरो एंड मैडलिन आर द लवर्स इन द ईव ऑफ सेंट एग्नीज। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं, पोर्फायरो एंड मैडलिन, और दोनों ही लवर्स के रूप में रिप्रेजेंट किए गए हैं द ईव ऑफ सेंट एग्नीज जो पोएम है इसमें। ये पोएम किसका है? जॉन किट्स का बहुत ही खूबसूरत पोएम है और इसी में पोर्फायरो एंड मैडलिन का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 14. हु वॉज कॉल्ड बाई किड्स एज द इगोटिस्टिकल सबलाइम। तो किड्स ने किसके लिए ये फ्रेज यूज़ किया है? द इगोटिस्टिकल सबलाइम। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए उन्होंने यूज़ किया है, याद रखेंगे। किसका ये फ्रेज है? जॉन किट्स का है, इगोटिस्टिकल सबलाइम। और किसके लिए किड्स ने इसको यूज़ किया है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। और दोनों ही रोमांटिक पोएट हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है सीनियर रोमांटिक पोएट है और किड्स जो है जूनियर रोमांटिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15. Who has been referred to as the high priest of romanticism? तो रोमांटिसिज्म का हाई प्रिस्ट किसे कहा जाता है? कॉलरिज को। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस मिलते जुलते और भी हैं, और वो क्वेश्चन है द हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए यूज़ किया जाता है। द हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए यूज़ किया जाता है, और हाई प्रिस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म कॉलरिज के लिए यूज़ किया जाता है। कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ दोनों ही काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे और इन लोगों ने मिलकर लिरिकल बैलेट पब्लिश किया था। लिरिकल बैलेट के जो फर्स्ट एडिशन है उसमें कॉलरिज की 4 पोएम्स थे और बाकी पोएम्स वर्ड्सवर्थ के थे। क्वेश्चन नंबर 16. इन विच ऑफ हिज पोएम्स कॉलरिज रोट, ओ लेडी वी रिसीव बट व्हाट वी गिव एंड इन आवर लाइफ अलोन डज नेचर लिव। तो यहाँ पे कॉलरिज का वर्क है और कॉलरिज के वर्क से ये लाइन लिए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। ओ लेडी वी रिसीव बट व्हाट वी गिव एंड इन आवर लाइफ अलोन डज नेचर लिव। तो ये वर्क है द डिजेक्शन ओड, कॉलरिज का वर्क है द डिजेक्शन ओड, वहीं से ये लाइन बोरो किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17. एविडेंटली एंड इंचेंटिंगली सेंसुअस, दिस फ्रेज वॉज एट्रीब्यूटेड टू किड्स बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। तो यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये फ्रेज कॉइन किया है, एविडेंटली एंड इंचेंटिंगली सेंसुअस। और किसके लिए फ्रेज अर्नोल्ड ने कॉइन किया है? तो जॉन किट्स के लिए कॉइन किया है, याद रखेंगे। जहाँ सेंसुअस टर्म आ जाए तो समझ जाइए वो जॉन किट्स के लिए कहा जाता है। और इसको कहा किसने? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने, याद रखेंगे। एविडेंटली एंड इंचेंटिंगली सेंसुअस 3 वर्ड याद रखने हैं और किड्स से रिलेटेड है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने किड्स के लिए ये फ्रेज यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 18. ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, दिस इज ऑल ये नो ऑन अर्थ, दैट इज ऑल ये नीड टू नो। बहुत ही खूबसूरत लाइन है, जॉन किट्स की पोएम से लिया गया है और पोएम है ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि ये जो खूबसूरत लाइन्स है इन्हें कहाँ से लिया गया है? तो जॉन किट्स की पोएम ओड ऑन ग्रेसियन अर्न से लिया गया है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, दिस इज ऑल ये नो ऑन अर्थ, that is all you need to know, from Kids' poem Ode on Grecian Earth. Now question number 19. Prior to Kids, who else was an endowment of what has been called the negative capability? क्वेश्चन पूछा गया है कि किड्स के पहले वो कौन पर्सन है, वो कौन ऑथर है जिनके लिए जो टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी है वो यूज किया जाता था।
तो निगेटिव कैपेबिलिटी जो फ्रेज है किड्स के पहले विलियम शेक्सपियर के लिए यूज़ किया जाता था। विलियम शेक्सपियर भी निगेटिव कैपेबिलिटी के रूप में बहुत ही फेमस है। एक्चुअली निगेटिव कैपेबिलिटी में क्या होता है कि जो पोएट ऑथर होते हैं वो अपने वर्क को अपने से दूर रखते हैं, मतलब अपनी सोच से दूर रखते हैं। एक्चुअली वो वही रिप्रेजेंट करते हैं जो उस वर्क की डिमांड होती है, और उसमें पोएट की जो पर्सनल फीलिंग्स होते हैं, ऑथर की पर्सनल फीलिंग्स होती हैं, उसका कोई टच नहीं होता है निगेटिव कैपेबिलिटी में। तो किड्स के पहले निगेटिव कैपेबिलिटी को यूज़ करने में फेमस थे विलियम शेक्सपियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, रिगार्डिंग whom does Symonds write? In none of his greatest contemporaries was the lyrical faculty so paramount. Shelley। तो यहाँ पे साइमंड्स ने लिखा है कि इन नन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट कंटेम्प्रेरीज वॉज द लिरिकल फैकल्टी सो पैरामाउंट। ये जो लाइन है साइमंड्स ने किसके लिए लिखा है? तो इन्होंने पीबी शेली के लिए लिखा है। तो याद रखेंगे ये लाइन साइमंड्स के हैं, पीबी शेली के लिए। और निगेटिव कैपेबिलिटी के लिए कौन कौन फेमस है? जॉन किट्स और विलियम शेक्सपियर। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।